हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। जैसा कि फ्रेंड्स जो टॉपिक्स छिड़ा है वह टॉपिक्स हिमालयी नदियां अर्थात भारत की नदियों से। तो भारत की नदियों में आज सबसे पहले हिमालयी नदियों में आज हम उठाएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में हम समझेंगे। ये समझेंगे कि भारत में जो नदियां हैं, भारत की नदियां या अपवाह तंत्र, क्लियर। और अपवाह तंत्र में फ्रेंड्स याद रखिएगा हिमालयी नदियां। आज जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले आज हम उठाएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा नदी, क्लियर। ब्रह्मपुत्रा रिवर में सबसे पहले आप ये जानेंगे कि भारत में, पहले तो ये जानिए कि भारत में कुल 4000 नदी हैं, 4000 नदियां हैं। क्लियर। जिसमें याद रखिएगा 200 मध्यम आकार की नदियां हैं और 23 नदी सबसे बृहद आकार की नदियां हैं, क्लियर। तो याद रखिए भारत में कुल 4000 रिवर हैं, 4000 रिवर हैं, जिसमें 200 मिडिल रेंज की हैं और 23 जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले इन 23 में हम एक रिवर जो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्राज रिवर। और ब्रह्मपुत्रा नदी कहने का मतलब ये है, इसे पुल्लिंग जात का बोध होता है, इसे ब्रह्मा का पुत्र समझा जाता है, ये पुल्लिंग माना जाता है फ्रेंड्स, क्लियर। क्योंकि ये आप याद रखिएगा सुपर टेट में 2019 पूछा, निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो पुल्लिंग का बोध कराती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए ब्रह्मपुत्रा ही रिवर है। आइए चलते हैं, सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर। ब्रह्मपुत्राज रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्लियर। सबसे पहले फ्रेंड्स आइए चलते हैं, मैप बनाते हैं। मैप के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझेंगे। इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए ये आपके समक्ष भारत है, क्लियर। ये भारत है
जैसा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो याद रखिए टोटल लेंथ यानी लंबाई, कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। पहली चीज, अगर 2900 किलोमीटर है फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका मतलब इधर से ऐसे आ रही है, बांग्लादेश में आ रही है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसका मतलब टोटल लंबाई है। तो भारत में कितनी होगी ये भी तो देखना है। भारत में कुल लंबाई याद रखिएगा 916 किलोमीटर है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे। पहले हम फिगर देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे यहां पर आपका काराकोरम रेंज है। क्या है? काराकोरम रेंज। यहां पर लिखते जा रहे हैं काराकोरम श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या तिब्बती हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी है। क्लियर? अब उसके बाद देखेंगे आपको यहां मिलेगा लद्दाख श्रेणी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लद्दाख श्रेणी। यहां पर लिखेंगे लद्दाख श्रेणी। क्लियर? ये लद्दाख श्रेणी होगी। अब देखिए इसी लद्दाख श्रेणी की एक श्रेणी उपभाग जो है ये आपका कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत। क्लियर? यहां पर आप याद रखिए कैलाश पर्वत जो है यहां पर एक श्रेणी है, ये लद्दाख से इसी का उपभाग है जो एक कैलाश पर्वत में आया हुआ। अब यहां पर देखेंगे आपको एक ग्लेशियर दिखेगा, ये ग्लेशियर है। ठीक है, अब ये ग्लेशियर फ्रेंड्स याद रखिएगा ये 4000 मीटर ऊंचा है। क्लियर? इतना ऊंचा है। अब यहां से आप जैसे देखेंगे जब ये पानी पिघलता है, पानी पिघलने के बाद इसके दक्षिण में आपको मिलेगा जिमा यांग जांग झील। क्या मिलेगा? ये हो जाएगा जिमा यांग जांग झील। क्लियर हो गया? अब ये मिल गया जिमा यांग जांग झील। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो ग्लेशियर है, यहां पर जो ग्लेशियर है इस ग्लेशियर का क्या नाम है? आप लिखेंगे चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। क्लियर? चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। अब इसे जरा मिटाते हैं इसको। ये जो चेमा युंग डोंग ग्लेशियर है इसका नामकरण 1930 में प्रोफेसर प्रणवानंद जी ने रखा था। क्लियर? आज इसी चेमा युंग डोंग ग्लेशियर का नाम आंगसी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? किसके नाम से जानते हैं? आंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। अब भैया जब ये चेमा युंग डोंग ग्लेशियर ये पानी पिघला, अब पिघलने के बाद किसमें आया? जिमा यांग जांग झील में आया। और जब जिमा यांग जांग झील में आया, क्योंकि भाई डायरेक्ट जो है ये चेमा युंग डोंग ग्लेशियर से नदी थोड़ी निकल जाएगी, नहीं, उसका पानी रिस करके धीरे धीरे इसी जिमा यांग जांग झील में आने लगा। और जब पानी इसमें झील में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वह झील कभी न कभी तो भर के ओवरफ्लो होगा। और जब ओवरफ्लो होगा तो जैसे जैसे वो ढाल पाएगी, जिधर ढाल पाएगी उधर से नदियां निकल जाएगी। तो ये यहां से निकलने के बाद यहां से ब्रह्मपुत्र का उद्गम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है ये जो जिमा यांग जांग झील है ये किस जिले में है? तो याद रखना फ्रेंड्स तिब्बत के पुरम जिला। कौन सा जिला?
तिब्बत के पुरंग जिला से निकलती है। ठीक है, अब यहां से तिब्बत के पुरंग जिला से जब निकली तो ये धीरे से दक्षिण पूरब हो गई, और जैसे दक्षिण पूरब हुआ तो आप याद रखिएगा ये आगे बढ़ेगी। अब तो अभी तो है किसमें है, तिब्बती क्षेत्र में। तो तिब्बत वाले इसका नाम क्या कहे, यारलुंग। इस नदी का नाम यारलुंग सांगपो रख दिए, तिब्बत वाले ये कहने लगे यारलुंग सांगपो। अब याद रखिए फ्रेंड्स, सांगपो मतलब होता है शोधक, शोधक यानी प्यूरिफायर। ये किसने कहा, तिब्बत वालों ने। ये तिब्बत में कहा जाने लगा, यहां लिख लेंगे तिब्बत में कहने वाले थे। अब आगे जैसे बढ़ी इसके बाद चाइना में आ जाएगा। अब चाइना का भाग है तिब्बत। ठीक है, अब चाइना वाले भी इसका कुछ न कुछ नाम कहेंगे। तो चाइना वाले, चीन वाले क्या कहने लगे, यारलुंग जियांग जांगपो, ये चीन वाले कहने लगे। क्लियर हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर ये आगे बढ़ी। अब याद रखिए ये आपका भारत है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। अब ये भारत के पास पहुंची है, लेकिन अभी भारत में आप देखेंगे ये अरुणाचल पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल, जहां पर सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में 30 किलोमीटर उत्तर में आप यहां देखेंगे चाइना हेलसिंकी समझौता का उल्लंघन करते हुए यहां पर एक बांध बना रहा है, डैम बना रहा है इसी ब्रह्मपुत्र पर। और उसकी सोच क्या है कि इधर की जो 7 सिस्टर हैं भारत के, वहां पर यहां जब बांध बना देगा तो यहां सूखा पड़ने लगे, नहीं होगा, पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात। तो याद रखिए यहां पर 3 जॉर्जेस बांध उसी के आधार पे 2 रेफरेंस दे करके बना रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसके आगे देखोगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे यहां पर एक पर्वत है नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई, नामचा बरवा। अब याद रखिए विश्व में 28वां सर्वोच्च शिखर में गिनती की जाती है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नामचा पर्वत, अब ये आप दिमाग लगाइए कि अगर यहां पर पर्वत है, ठीक है, अगर ये पर्वत है तो स्वाभाविक सी बात इसके उस पार जाएगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये पर्वत है और उसके बाद अगर नदी यहां तक पहुंची, क्या ऐसे नदी ऊपर चढ़ेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। तो वहां से क्या करेगी, धीरे से झुकावपन होगा। क्यों झुकाव, यहां पानी कलेक्टेड होगा, कलेक्ट होने के बाद धीरे से झुकेगा, और झुकने के बाद फ्रेंड्स याद रखिए यहां अरुणाचल प्रदेश में धीरे से एंट्री करेगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए जब यहां पर एंट्री करता है तो यहां पर एक आपको दर्रा मिलेगा, पास मिलेगा। उस दर्रे का नाम है याम दर्रा, याम पासेज। क्लियर, पास हो गया। अब यहां पर जैसे एंट्री किया अरुणाचल प्रदेश में, एंट्री करने के बाद फिर आगे बढ़े। अभी तो क्या है, हिमालय रेंज पे है, हिमालय रेंज पे भाई। अब जब हिमालय रेंज पे है तो इसको अरुणाचल प्रदेश वाले सियांग बोल दिए। क्या बोले, सियांग बोले। ये कहां बोला गया, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, अभी कहां है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये पर्वतीय क्षेत्रों में है, सियांग बोला गया, तो धीरे धीरे जब ऐसे दक्षिण की तरफ आएगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा
थोड़ा सा उपजाऊ, क्योंकि इधर देखेंगे असम की घाटी भी है ना, असम की घाटी से पहुंचने से पहले आप समझो कि यहां हल्का उपजाऊ है, तो इस उपजाऊ में पहुंचने के बाद ये पहुंच जाती अरुणाचल प्रदेश वाले इसे दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिए, दिवांग बोलेंगे कौन बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश वाले। इसका मतलब ये जो सियांग और दिहांग है स्पेशल मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में ही बोला जाता है। क्लियर? जब पर्वतीय क्षेत्रों में होगा तो सियांग बोलेंगे, और जैसे थोड़ा सा ढलान पे आएगा, मैदानी क्षेत्रों में आएगा, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? दिहांग मिलेगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसके दक्षिण में आप आएंगे तो आपको यहां पर यहां असम का बॉर्डर आ जाता है। क्लियर? अब ये असम का बॉर्डर है, तो ये एक स्थान है जिसे बोलते हैं सादिया। सादिया से ही यहां से असम स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? असम। सादिया से आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा पासीघाट। पासी घाट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब पासी घाट मिला। अब आप सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब नाम क्यों दिए जा रहे हैं? नाम इसलिए दिए जा रहे हैं, जितने नाम हैं सभी नामों में आप समझिए कि इसके जितने सहायक नदी हैं सब आकर के मिलेंगे, इसलिए सबका एक एक करके टू द पॉइंट नाम दिया जा रहा है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि पेट का एग्जाम अगर डीपली पूछ लिया है फ्रेंड्स तो स्वाभाविक सी बात, आरओ और पीसीएस आईएएस तो स्वाभाविक सी बात डीपली पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए पासीघाट हो गया। अब याद रखिए यहां पर पासीघाट में आपको एक पुल मिलेगा जिसका नाम है राणा घाट पुल। क्या नाम है? राणा घाट पुल। अब इतनी बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई। अभी तो आप ये समझिए कि पासीघाट में दो दो संगम बन रहे हैं, दो दो नदियों का संगम बन रहा है, जो कि एक दिवांग नदी है और एक लोहित नदी है। लोहित नदी जयालछू नदी से जयालछू ग्लेशियर से निकलती है, और आप जानते हैं कि जो आपकी दिवांग नदी है वो केया दर्रे से निकलती आती हुई मिकिर पहाड़ी को काटते हुए आपकी यहाँ पासीघाट मिलती हैं दोनों। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर सहायक नदियों की बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं इसमें जो नदियों के तट पर बसे हुए शहर हैं उसको बताएंगे, उसमें कौन कौन सी नदियां सहायक रूप में मिलेंगी उसमें नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पहले इसको हम समझो लें कि किस तरीके से स्टेप बन रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स ये आगे बढ़ी तो यहां पर मिलेगा आपको डिब्रूगढ़। क्या मिलेगा? डिब्रूगढ़। क्लियर? अब ये डिब्रूगढ़ हो गया। अब जैसे और बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लखीमपुर। क्या मिलेगा? लखीमपुर। अरे वो लखीमपुर याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी नहीं, उत्तर प्रदेश वाला लखीमपुर खीरी नहीं, ओनली याद रखिए असम में ही लखीमपुर है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, यहां मिलेगा आपको तेजपुर। क्या मिलेगा? तेजपुर मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे आपको एक प्लेस और मिलेगा जिसका नाम है जोगी घोपा। क्या मिलेगा? जोगी घोपा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहां पर आपको देखिएगा ये धुबरी है। क्या है? धुबरी। क्लियर हो गया? ये धुबरी हो गए। अब फ्रेंड्स एक बात और है, बताइए अगर ये धुबरी हो गई तो हम कहां से असम स्टार्ट किए? सादिया से स्टार्ट किए। इसका मतलब सादिया से लेकर के धुबरी तक ये असम का ही रेंज है, असम का ही क्षेत्र कहलाता है। अब आपके दिमाग में गूंजना चाहिए कि आखिर सियांग और दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में कहे गए, तो असम में क्या कहे गए? यहां सादिया से लेकर के, यहां आपका क्वेश्चन बन जाएगा
सादिया से लेकर के धुबरी तक। क्लियर? यहां पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब भैया अगर यहां पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और एक बात ये भी याद रखिए कि असम में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो। क्लियर? क्या कहते हैं? बोडो जनजाति। बोडो जनजाति ने इस ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिए, बुर्लुंगबुतुर कहा है। क्या कहा है? बुर्लुंगबुतुर कहा है। और बुर्लुंगबुतुर का शाब्दिक अर्थ होता है, लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका नाम है कलकल की आवाज। अब आपके मन में उठना चाहिए कि आखिर बोडो जनजाति जो है ये कहां पाई जाती है? असम में पाई जाती है। तो जैसे कि असम वाले जो हैं यहां सादिया से धुबरी तक इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो असम में बोडो जनजाति पाई जाती है उसी ब्रह्मपुत्र नदी को बुर्लुंगबुतुर कहते हैं। और बुर्लुंगबुतुर का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे कहते हैं कलकल की आवाज। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाएगा इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है, किस प्रदेश में कहा जाता है, तो याद रखिएगा वह केवल असम में ही कहा जाता है। और बुर्लुंगबुतुर कहां कहा जाता है? क्योंकि असम क्षेत्र में, असम राज्य में ही आप जानते हैं सेवन सिस्टर का 6 बहनों को क्या करता है? सीमा रेखा भी बनाता है, असम स्पर्श करता है। और दूसरा कंडीशन है, असम जो है सेवन सिस्टर का इकलौता राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार सीमा रेखा से स्पर्श भी करता है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर धुबरी हो गया। आप धुबरी से जैसे दक्षिण में पहुंचेंगे आप देखेंगे, क्योंकि धुबरी की बात एंट्री कर जाती है कहां? बांग्लादेश में। उसके बाद देखेंगे आपको मिलेगा यहां पर फूलचोरी नामक स्थान, फूलचोरी मिलेगा, जिसे आप देखेंगे रंगपुरा। ये रंगपुरा स्पेशल जो है रंगपुरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह फूलचोरी नामक स्थान पे मिलती है। अब आपके मन में उठ रहा है कि आखिर ये सब नाम क्यों दिए जा रहे हैं? कि नाम इसलिए दिए जा रहे हैं कि जहां जहां जितने नाम दिए गए हैं सब एक एक सहायक नदी मिली हैं। अगर एक एक सहायक नदी मिली हैं तो क्यों मिली है, वजह क्या है, इसे हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले तो इसे हम सजो तो लें कि जैसे इसका नाम तो कर लें। तो आइए देखते हैं फूलचोरी नामक स्थान अर्थात रंगपुरा में यहां पर जो मिलती है तीस्ता नदी मिलती है फूलचोरी नामक स्थान पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जब यहां मिल जाती है तो इसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है तो तुरंत जहां पर फूलचोरी है और फूलचोरी से लेके ये जमुना कही जाती है। इस नदी को क्या कहते हैं? जमुना। यहां लिखेंगे फूलचोरी नामक स्थान पर जब तीस्ता नदी मिलती है तब उसे जमुना नाम दिया जाता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, आप दिमाग लगाइए कि ये जो डिब्रूगढ़ है और ये लखीमपुर है, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि डिब्रूगढ़ यहां पर है और लखीमपुर यहां है। ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ पहुंचती है ये गुमराह हो जाती है। गुमराह होने का कारण ये है कि बीच में यहां मलबे और अवसाद सेडिमेंट यहां पर बने हैं। तो स्वाभाविक सी बात, इस अवसाद पे टापू जैसा बना हुआ है, अवसाद जमा हुआ है,
तो इस पे तो नदी चढ़ नहीं पाएगी, और जब इस पे चढ़ नहीं पाएगी भैया तो क्या करेगी, ये नदी धीरे से यहीं डिब्रूगढ़ से दो धाराओं में बढ़ जाएगी, और जब दो धाराओं में ये बढ़ जाती है तो नीचे वाले को ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और जो ऊपर है उसे खेतरटिया बोलते हैं। किसी किसी किताब में खितकुटिया भी दिया है और किसी किसी किताब में खेतरटिया दिया है, और ये लोकेशन कहां है, डिब्रूगढ़ से लखीमपुर तक। डिब्रूगढ़ से लखीमपुर तक, क्लियर। अब देखिए इसमें सेडिमेंट अगर अवसाद जमते गए तो ये टापू जैसा बनेगा, नहीं बनेगा, द्वीप जैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मांजुली द्वीप बनता है। क्या बनता है, मांजुली द्वीप। जैसा कि आप जानते हैं कि मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां है, ब्रह्मपुत्रा में है। कहां से एग्जैक्ट लोकेशन, डिब्रूगढ़ से लखीमपुर तक। इतनी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो भागों में विभाजित हो गई तो इस नदी को क्या बोला जा सकता है, गुम्फित नदी बोला जा सकता है। जैसे अगर आपसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी को गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है, आरओ में भी पूछा गया किस नदी को गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए ब्रह्मपुत्रा को ही जाना जाता है। गुमराह होकर के गुम्फित हो गई, गुमराह में चले गए, और उसके बाद एक धारा दक्षिण में चली गई और एक धारा उत्तर में चली गई, और इन दोनों के बीच में चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर का अंतर है, लगभग 10 किलोमीटर। इसका मतलब इस 10 किलोमीटर अंदर में आपका मांजुली द्वीप बसा हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहां पर लखीम आपने देख लिया। अच्छा अब और सोचिए कि ये नदी ऐसे जा रही है और अचानक ऐसे मुड़ जा रही है। कोई इंसान अगर ऐसे अचानक चले और चाहे राइट मुड़े चाहे लेफ्ट, क्योंकि दो ही मोड़ होता है, एक राइट मुड़ सकता है एक लेफ्ट मुड़ सकता है, अचानक चाहे इधर मुड़ जाएगा तो इसका मतलब अपने अक्ष पे पहुंचने वाले उसके बाद डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाएगा, तो क्या होगा, अक्ष संगी मोड़ होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिए यह ऐसा टर्न लेने की कंडीशन से इस ब्रह्मपुत्र नदी को अक्ष संगी मोड़ भी कहा जाता है। अक्ष संगी मोड़ वाली नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी को अक्ष संगी मोड़ के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए वह ब्रह्मपुत्रा ही है। इतनी बातें आपको पकड़ में आ गई। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब यह है कि अब एक पॉइंट और प्लस है। प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज दैट अगर बाल बिखरते हैं तो हेयर पिन लगाया जाता है ना, उस बाल को संवारने के लिए आप हेयर पिन का काम करते हैं। तो हेयर पिन जो लगाते हैं तो हेयर पिन तो ऐसे फंसा देते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपका देखिए हेयर पिन का काम ऐसे कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस ब्रह्मपुत्रा नदी को हेयर पिन बेंड भी कहा जाता है। क्लियर, हेयर पिन बेंड का नाम भी दिया गया। अगर आपसे पूछा गया किस नदी को हेयर पिन के नाम से जाने जाते हैं या हेयर पिन बेंड के नाम से जाने जाते हैं, तो फ्रेंड्स इकलौती नदी है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये फूल चोरी नामक से अब जैसे बड़ी हमने कहा कि ये क्या है, यहां से जमुना हो गई। अब देखेंगे जैसे यहां पर देखेंगे अरिच्चा, एक स्थान मिलेगा, ये स्थान यहां लिख रहे हैं, ये स्थान है अरिच्चा। अरिच्चा में इधर से देखेंगे आपको एक नदी मिलेगी जो कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, उसका नाम था पद्मा। लेकिन इत्तेफाक रहा क्योंकि यहां पर उच्चावच होते गए, और जैसे उच्चावच होते गए फ्रेंड्स तो क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा ने
पद्मा नदी को अपहरण कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। और जब अपनी तरफ खींच लिया तो ब्रह्मपुत्रा नदी अपहरण कर ली। किसको अपहरण कर ली? पद्मा नदी को, क्योंकि पद्मा नदी कभी सहायक नदी गंगा की हुआ करती थी, आज पद्मा नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हुई। जैसा कि आप डेट भी पूछना चाहेंगे, 1789 ईस्वी। क्लियर? तो ये पद्मा नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाती है। और याद रखना, इसका अपहरण ब्रह्मपुत्रा ने किया, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए अरिचा में आकर के ये मिलती है, और जैसे ब्रह्मपुत्रा अरिचा में आके मिलती है, इसके बाद फ्रेंड्स याद रखिए, इस नदी को पद्मा नदी कही जाती है। क्या कही जाती है? पद्मा नदी। अब इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गई? जमुना हो गई। और उसके बाद जब अरिचा स्थान मिला, अरिचा स्थान के दक्षिण में आप देखेंगे ये नदी कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद दक्षिण में, इसके दक्षिण में जाएंगे, आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है चांदपुर। एक स्थान है जिसे क्या नाम देंगे? चांदपुर। और भैया जब चांदपुर पहुंच जाती है, क्योंकि यहां पर आपकी मणिपुर की इकलौती नदी यहां पर मिलती है जिसका नाम मेघना है। और मेघना को आप जानते हैं कैंची मोड़ के लिए जानी जाती है, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो कैंची मोड़ के लिए मणिपुर से आती है, तो आप दिमाग लगाइए कि चांदपुर में आके मिलती है। और जैसे चांदपुर से ये नीचे की तरफ चलती है, बंगाल की खाड़ी में जब इसका डेल्टा बनता है, यानी चांदपुर से यहां तक, फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे बोलते हैं मेघना नदी। क्या बोलते हैं? मेघना नदी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ब्रह्मपुत्रा इकलौती नदी है। अभी मैंने यहां पर किसी सहायक नदी का विवरण बिल्कुल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जितने प्लेसेस हैं सभी सहायक नदियां मिल रही हैं। ये हम चाह रहे हैं कि पहले आप इसे एक एक पॉइंट को जानते रहें। अब एक बार सरसरी निगाह में आप रिवाइज करेंगे। ठीक, रिवाइज कैसे करेंगे कि देखिए लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी का एक उपभाग क्या है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत से यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और जैसा कि 1930 में प्रोफेसर प्रणवानंद जी ने नाम रखा, और उसके बाद याद रखिएगा इसी को आज आंगसी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जैसे ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जिमा यांगजांग झील था, उसमें पानी रिस करके, क्योंकि डायरेक्टली कोई नहीं आएगा फ्रेंड्स, इस बात को भी पॉइंट रखिएगा। झील में आया, झील का पानी ओवरफ्लो हुआ, तब वो आगे निकला, तो जिमा यांगजांग झील पे पानी ओवरफ्लो होने लगा। उसके बाद धीरे से नदी डायरेक्शन बना ली, अपना रास्ता बना ली, और जैसे रास्ता बना ली धीरे बढ़ती गई। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो आप देखिए हमने बताया कि ये नदी जो है 4000 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रही है। 4000 मीटर ऊंचाई से गिर रही है। अगर 4000 नीचे से गिर रही, गिरने के बाद तो इसो गड्ढा बनता जाएगा, झील जैसा बनता जाएगा। अब आप सोचिए अगर यहां पर गिरने के बाद ये आगे बढ़ती है, तो ये लगभग बताया जाता है किताबों में 1700 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 1700 किलोमीटर रेंज यहां तक बाहर रहता है। इतनी बातें आपको एग्जैक्ट लोकेशन दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रह्मपुत्रा नदी का आज केवल अपवाह तंत्र आपने देखा। और जब ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र आपने देखा, जब अपवाह तंत्र देख लिया, तो यहां तक आपने देख लिया है कि मेन रिवर है। अभी इसके सहायक नदियों के बारे में कुछ भी विवरण नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो जितने प्लेसेज हैं सभी प्लेस में एक एक सहायक नदी कंट्रीब्यूटर रिवर मिल रहे हैं, और उसे हम डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए क्लास में, बेहतर क्लास में। और हाँ, आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।